क्लासेस। आज हम लोग अपनी HTML की सीरीज में लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है फॉर्म टैग। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फॉर्म टैग मैं इस एक वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूं। फॉर्म टैग काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, हो सकता है इसके लिए 2 या 3 वीडियोस मुझे बनानी पड़े। तो फिलहाल इस वीडियो पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हमें। बात आती है फॉर्म टैग की। तो फॉर्म टैग क्या होता है? जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टेबल टैग के बारे में। तो टेबल टैग में हम लोगों ने ये देखा था कि जब टेबल टैग आता है HTML की कोडिंग में, तो वेब ब्राउजर समझ जाता है कि हाँ, यहाँ से अब टेबल शुरू होने वाली है। क्लियर? वैसे ही जब फॉर्म टैग आता है तो वेब ब्राउजर ये समझ जाता है कि जी हाँ, अब यहाँ से एक फॉर्म स्टार्ट होना होगा। अब जो भी हमें मिलेगा, जो भी टैग मिलेगा, जो भी चीज मिलेगी, वो सब एक फॉर्म के अंडर काम करेगा। क्लियर? और उस फॉर्म को हम लोगों ने अलग स्पेसिफाई क्यों किया? क्योंकि उस फॉर्म में से हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन को, मतलब वैल्यूज को यूजर से एक्सेप्ट करेंगे और उसको डेटाबेस की तरफ पास करेंगे। इसलिए फॉर्म टैग अलग बनाया गया है। अब फॉर्म टैग होता क्या है? फॉर्म टैग कंटेनर एलिमेंट होता है। फॉर्म टैग के नाम से ही जाना जाता है। फॉर्म टैग के पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है एक्शन, दूसरा एट्रीब्यूट होता है टारगेट, तीसरा एट्रीब्यूट होता है मेथड। क्लियर? पहले एक्शन पे आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू, मतलब कोई भी फॉर्म सबमिट करते हो आप, तो उसमें नीचे 2 बटन्स होते हैं, फिर 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो सबमिट का और एक कैंसिल का या फिर रीसेट का, क्लियर का, जो भी ऑप्शन होता हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं फेसबुक की, अगर आप बात करूं तो फेसबुक का जब पेज ओपन करते हो तो फेसबुक के मेन पेज पर, होम पेज पर 2 चीजें मिलती है हमें, यूजर नेम और पासवर्ड। इन 2 का फील्ड मिलता है और बगल में एक ऑप्शन होता है लॉगिन का। तो यूजर नेम और पासवर्ड, ये दोनों मिलके और एक लॉगिन का बटन मिलकर, ये 3 चीज मिलकर क्या बनाते हैं? एक फॉर्म, एक छोटा सिंपल फॉर्म। उस फॉर्म में हमें 3 चीज मिली, यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद किस पेज पर वो रिडायरेक्ट होगा, मतलब कि जब मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूंगा या फिर उसको आगे की तरफ प्रोसेस करने के लिए बोलूंगा कि हाँ, यहाँ से मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, सेव करो या नेक्स्ट करो या सबमिट करो, जो भी प्रोसेस होगा, उसके बाद उस बटन पे क्लिक करने के बाद जहां पर भी मेरा फॉर्म पहुंचेगा वो जगह बताई जाएगी एक्शन में। मतलब कि उस बटन पे क्लिक करने के बाद जो एक्शन लेना होगा उस फॉर्म को, वो इस एक्शन एट्रीब्यूट में डिफाइन किया जाएगा। डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड when the form is submitted। जब फॉर्म सबमिट होता है उसके बाद जो एक्शन परफॉर्म होने वाला होता है या फिर जो एक्शन लिया जाना चाहिए फॉर्म के द्वारा, वो एक्शन एट्रीब्यूट बताता है। टारगेट एट्रीब्यूट को मैं डिफाइन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल सेम होता है जैसे हम लोगों ने टेबल पढ़ा था। टेबल में हमने पढ़ा था, जो टेबल टैग में हम लोगों ने टारगेट के बारे में पढ़ा था, सेम वैसा ही। अगर आप लोगों ने वो टेबल टैग की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में एक लिंक शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके आप लोग टेबल टैग की वीडियो देख सकते हैं और उसमें टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ, जो है मेथड। मेथड एट्रीब्यूट, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मेथड एट्रीब्यूट की हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, एक तो गेट और एक पोस्ट। गेट और पोस्ट 2 अलग अलग मेथड माने जाते हैं। गेट पोस्ट तब होता है, गेट मेथड तब लेते हैं हम लोग जब हमने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी फॉर्म में फिल किया है, जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन फिल की है, उसको अपने URL में या वेबसाइट के एड्रेस में विजिबल कराना हो, दिखाना हो। फॉर एग्जाम्पल, जो मतलब मान लीजिए मेरे पास एक फॉर्म है, क्लियर, और उस फॉर्म को अगर मैं उस फॉर्म में मेथड लिख दूं गेट, तो उस फॉर्म में जितनी भी चीजें मैं भरूंगा, चाहे नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, जो कुछ भी लिखूंगा, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे URL में, मेरी वेबसाइट के एड्रेस में शो होने लगेगी। जहां पे वेबसाइट का एड्रेस लिखा रहता है, जहां पे URL लिखा हुआ होता है, वो वहां पर शो होने लगेगा अगर गेट मेथड होगा तो।
और उसी चीज से बचने के लिए दूसरा मेथड इन्वेंट हुआ जिसका नाम था पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में क्या होता है, सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी डिटेल्स यूआरएल में शो नहीं होती, वो डायरेक्टली कहाँ पास होके जाती है, डेटाबेस के पास। और अगर किसी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से कोई एक फॉर्म बनाया किसी वेबसाइट में, पोस्ट मेथड लिखने के बाद भी वो शो हो रहा है, तो वो 128 बिट इंक्रिप्शन में शो होगा। मतलब कि उसमें इंक्रिप्शन टेक्निक लगाई जाएगी जिससे कि उस डेटा या इंफॉर्मेशन को कोई समझ ना सके। क्लियर? ये तो रहा फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग के बाद हम लोग इसमें दो मेन टैग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आज की वीडियो में दो मेन टैग्स पढ़ेंगे जो है लेबल और इनपुट। लेबल टैग बहुत छोटा सा है, इनपुट ज्यादा बड़ा है। लेबल टैग और इनपुट टैग। लेबल टैग सिंपल सी बात है, लेबल टैग का काम कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब फॉर्म होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये फॉर्म है। क्लियर? इस फॉर्म में ये नेम लिखा हुआ है, पहला जो टेक्स्ट लिखा हुआ नेम, फिर लिखा है पासवर्ड, फिर जेंडर, फिर डीओबी, ईमेल। ये सब क्या है? ये सब उन इनपुट के या फिर फॉर्म के मेन टाइटल्स हैं जिन पर हमें इंफॉर्मेशन या डिटेल फिल करनी होती है। तो इन्हीं चीज को हम लोग लेबल के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं लेबल नेम, लेबल क्लोज। क्लियर? इस तरीके से हम लोग लेबल टैग को इस्तेमाल करते हैं। लेबल टैग में और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बताने लायक। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को और डिटेल में डिस्कस करके बताऊं, एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि इसके ऊपर मैं लेबल टैग के ऊपर एक अलग छोटी सी वीडियो बना दूंगा 2-4 मिनट की, जिसमें मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ बताने से ये हो जाएगा कि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। डायरेक्ट आते हैं अपने इनपुट टैग पर। इनपुट टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। ये सिंगल लाइन टैग भी बोला जाता है, या फिर मैं कहूं सिंगल लाइन टैग और सिंगल लाइन इनपुट फील्ड। इनपुट टैग का इस्तेमाल करने से सिंगल लाइन की एक इनपुट फील्ड शो होने लगती है। उस सिंगल लाइन इनपुट फील्ड में क्या होता है, हम लोग कोई भी डिटेल या कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा फिल कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म में एक बॉक्स बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाऊं इधर, तो ये जब बॉक्स बना हुआ है जहां पर एंटर नेम लिखा है, ये बॉक्स किस लिए है? ये इनपुट बॉक्स है। इस पर क्लिक करके आप लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो एज अ डेटा, एज अ डिटेल आपकी इंफॉर्मेशन के तौर पे पास होगी डेटाबेस के पास, वो डेटाबेस के पास जाएगी। क्लियर? तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म के लिए, क्योंकि इसी चीज से एक यूजर अपना इनपुट दे पाता है और इसीलिए इसका नाम रखा गया है इनपुट टैग। यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सिंपल है। एम्प्टी एलिमेंट है, केवल ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इस एट्रीब्यूट की, इस टैग की वैल्यूज, या फिर मैं कहूं कि इसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एक काम करता हूं, मैं इन सबको हटाकर सीधे इनपुट टैग पर आता हूं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग। पहला टैग होता है, पहला एट्रीब्यूट होता है टाइप, दूसरा वैल्यू, तीसरा होता है नेम, चौथा मिलता है हमको साइज, पांचवा मिलता है हम लोग को मैक्स लेंथ। और ये भी फिलहाल मैं एट्रीब्यूट केवल नाम लिखता हूँ, इनको एक्सप्लेन अभी करता हूँ आप लोगों के सामने। मिन, मैक्स, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड और चेक्ड। ठीक है, ये 10 एट्रीब्यूट्स हैं हम लोग के पास। पहला एट्रीब्यूट टाइप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। पूरा इनपुट और पूरा फॉर्म, पूरा का पूरा फॉर्म टैग इनपुट टैग पे बेस्ड है और पूरा का पूरा इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट पर बेस्ड है। अगर इनपुट टैग लिखा और टाइप नहीं लिखा तो ये मान लीजिए वो इनपुट बेकार है।
उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। टाइप एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी बात की जाती है कि इनपुट टैग को डिफाइन करो, तो वहां पे इनपुट टैग की डेफिनेशन के साथ साथ एक टाइप एट्रीब्यूट इकलौता ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको डिफाइन करना और एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है विद इट्स वैल्यूज, उसकी वैल्यूज के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें अपने पास इसके पास कम से कम 11-12 वैल्यूज हैं खुद की, और हो सकता है ज्यादा भी हो, कुछ ऐसी वैल्यूज भी हो जो शायद मैंने भी ना सुनी हो और अब नए मार्केट में आ चुकी हूँ HTML 7 के साथ, 7 और 5 के साथ। क्लियर? तो फिलहाल मैं इनकी केवल टाइप एट्रीब्यूट को छोड़कर मैं बाकी सारी वैल्यूज को, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर देता हूँ। वैल्यू एट्रीब्यूट में हम जो कुछ भी टेक्स्ट पास करते हैं वो इसलिए पास करते हैं ताकि उस इनपुट फील्ड में एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू लिखी हुई आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जैसे मैं चाहता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, डीओबी में मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू आए, जैसे 0101 और 1900, 1 जनवरी 1900, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू कहां से आएगी? ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगी जब मैं इस अगर मैं इसको बोलूं, क्या अगर बोलूं, जो भी है आप समझ लेना आप। अगर मैं इस वैल्यू को वैल्यू एट्रीब्यूट में डिफाइन करूं तो, ठीक है, इस चीज की जो इंफॉर्मेशन, इसकी चीज का जो डेटा जहां पे बाय डिफॉल्ट दिखाना है मुझे एक वेब पेज पर एक फॉर्म में, उसको मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट में पास करना पड़ेगा। क्लियर? ये रहा अब नेक्स्ट नेम। इसको अगर मैं डिफाइन करूं, डिफाइन द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द फील्ड नेम एट्रीब्यूट तब पास करा जाता है, तब लिखा जाता है कि हमें जो कुछ भी डेटा यूजर से, जो हमने डेटा लिया है, यूजर से जो भी इनपुट लिया है, वो फॉर्म के थ्रू हमें डेटाबेस तक पहुंचाना हो। वहां उस केस में हम लोग नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी डेटा आ रहा है वो जब डेटाबेस पे पहुंचे तो वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे या करेक्ट लोकेशन पे जाके पहुंचे। क्योंकि जब डेटाबेस से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, एक वेब पेज को, एक HTML पेज को, तो डेटाबेस को ये नहीं पता रहता कि वैल्यू जो आ रही है वो कैसी है। उसे कोई मतलब नहीं है डेटाबेस को। डेटाबेस को अगर कुछ मतलब है तो उसको अपनी इंफॉर्मेशन से मतलब, अपने डेटा से मतलब है। अब डेटाबेस में जो टेबल्स होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स में स्पेसिफिक कॉलम में एक करेक्ट वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू को पहुंचाने का काम हम डेवलपर्स का होता है, डिजाइनर्स का होता है। अगर हम लोग डेवलपर्स नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है हमने जो डेटा पास हो रहा है, जो इनपुट हम पास करवा रहे हैं, डेटाबेस के पास पहुंचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाए हमसे। ठीक है? अगर मैं सीधी सी बात कहूं तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं, हाँ, मैंने अमेज़न से कुछ सामान मंगाया, क्लियर, तो मैं तो रहा एक वो, मैंने सामान ऑर्डर कर दिया, प्लेस कर दिया, जो दुकानदार जहां से सामान आ रहा है, ठीक है, जिस एक्चुअल दुकान से आ रहा है, उसने वो सामान आगे ट्रांसफर कर दिया, वो अमेज़न की फैसिलिटी पर आया, कोरियर सर्विस पर। कोरियर सर्विस वाले ने, कोरियर बॉय ने वो सामान, वो पैकेज उठाया डिलीवरी के लिए। वो उसको पता चल गया कि अच्छा यहाँ से आया है और यहाँ पर जाना है, बट जिस रास्ते से उसको जाना है या फिर जिस लोकेशन पे जाना है वो लोकेशन उसको पता ही नहीं है। उसके पास सेंडर का एड्रेस है, उसके पास रिसीवर का एड्रेस है, बट वो उस रूट को, उस पाथ को नहीं जानता या फिर पहचानता नहीं है। तो क्या वो डिलीवरी बॉय एक अपने पार्सल को प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर पाएगा? इस केस में डिलीवर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस रूट से उसको गुजरना है, जिस पाथ से उसको गुजरना है, वो पाथ और वो रूट उसके लिए अननोन है, वो जानता ही नहीं है। तो हो सकता है वो भटक जाए, हो सकता है वो सही पहुंच जाए, हो सकता है वो टाइम लेकर किसी से पूछ कर पहुंचे रास्ते में, ठीक है, वो अपने लैंडमार्क से पूछे। हो सकता है जिसके पास पार्सल डिलीवर करना है, जिसको अपना रिसीवर से कांटेक्ट करे कि क्या है, यहाँ तक कैसे आना है। काफ़ी सारे वेज होते हैं, तो उनमें टाइम भी कंज्यूम होता है और डिलीवरी जो होती है वो भी प्रॉपर नहीं होती। प्रॉपर इन द सेंस कि हम कंफर्म नहीं कर पाते कि हाँ ये ही हमारी डिलीवरी है, या ना ही डिलीवरी बॉय कंफर्म कर पाता कि जी हाँ यही रिसीवर है, एक्चुअल रिसीवर। तो उस केस में एरर आते हैं। उन्हीं एरर को ऑमिट करने के लिए, उन्हीं एरर को दूर करने के लिए हम लोग नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अगला आता है साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट सिंपल सी बात है,
इनपुट फील्ड कितना बड़ा होगा उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड की विड्थ को स्पेसिफाई करता है कि वो रेक्टेंगल टाइप का जो बॉक्स आता है वो बॉक्स कितना लंबा हो। मैक्स लेंथ specifies the maximum characters to be entered। एक इनपुट फील्ड में हम लोग जितने भी मैक्सिमम कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं वो डिफाइन करता है मैक्स लेंथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फोन नंबर के लिए एक इनपुट फील्ड दे दिया तो फोन नंबर टाइप करने वाला जो होगा, यूजर क्या करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइप करते हैं, 10 डिजिट के नंबर की जगह 12, 13, 14, 15। बट अगर मैंने उसमें मैक्स लेंथ दे दी 10, तो इसका मतलब वो 10 डिजिट्स तक ही उसको वो करेगा, एक्सेप्ट करेगा। 10 के बाद जब 11 डिजिट कोई यूजर प्रेस करेगा, की प्रेस करेगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्लियर। मिन स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू और मैक्स स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू। इसका अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप अमेज़न पे ऑर्डर करते हैं तब वहां पर मिनिमम आपको जो ऑर्डर प्लेस करने की जो होती है वो मिनिमम 1 होती है। कभी आपने 0 ऑर्डर प्लेस किया है? फॉर एग्जांपल मैंने अमेज़न से अगर कोई बुक ऑर्डर की तो क्या वो बुक के जो क्वांटिटी होगी, जो अमाउंट होगा वो 0 हो सकता है? नहीं। क्यों? वहां पे जो मिनिमम वैल्यू गिवन होती है वो 1 होती है। आप 1 से नीचे कोई भी वैल्यू टाइप नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। क्लियर। और किसी आइटम के लिए, किसी स्टॉक के लिए मैक्सिमम वैल्यू भी स्पेसिफाइड होती है। मतलब आप 10 से ज्यादा बुक्स ऑर्डर नहीं कर सकते एक बार में, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वहां पे 10। इसीलिए मिन एट्रीब्यूट और मैक्स एट्रीब्यूट को लिखा जाता है ताकि हम किसी भी इनपुट फील्ड के लिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फिक्स कर सकें। प्लेस होल्डर यूज्ड टू गिव अ हिंट फॉर यूजर टू यूजर को हिंट देने के लिए प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं, ये जो दिख रहा है हम लोग को नेम फील्ड, नेम के सामने जो इनपुट बॉक्स है इसमें लिखा हुआ है एंटर नेम। ये ग्रे कलर में लिखा हुआ है, लाइट ग्रे कलर में। जब मैं इस फील्ड पे, इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ये एंटर नेम जो लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए डिसअपियर हो जाएगा, इसलिए वैनिश हो जाएगा क्योंकि ये प्लेस होल्डर की वैल्यू है। मतलब ये केवल यूजर को हिंट दे रहा है कि अच्छा यहाँ पर नेम लिखना है। या फिर अगर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के काफी सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे मंथ, कभी मंथ स्टार्टिंग में लिखा जाता है, या डेट स्टार्टिंग में लिखी जाती है, या फिर ईयर स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि किस पैटर्न में लिखना है? उसके लिए हम क्या करेंगे, एज अ डेवलपर मैं एक प्लेस होल्डर में एक वैल्यू दे दूंगा कि आपको इस फॉर्मेट में ही लिखना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है MMDDYYY, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्लेस होल्डर वैल्यू है। मैं यूजर को बता रहा हूं कि आपको ऐसी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है या फिर ऐसी वैल्यू ही देनी है। अगर आप पहले डेट लिखना चाहेंगे, आपने डेट लिख दिया, तो मैं उसको एज अ मंथ काउंट करूंगा। क्लियर। रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड तब लिखा जाता है जब मैं किसी भी इनपुट फील्ड को कंपलसरी बनाना चाहता हूं। कभी आपने देखा है कि आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपने यूजर नेम लिख दिया और लॉगिन पे क्लिक किया और तो लॉगिन हो गया हो? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसमें यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों ही कंपलसरी होते हैं, दोनों को भरना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी फील्ड को भरने के लिए रिक्वायर्ड जब किसी भी फील्ड को भरने के लिए हमें कंपलसरी करना होता है, यूजर के ऊपर एक प्रेशर देना पड़ता है कि नहीं आपको ये भरना ही होगा, तब हम उसको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूजर उस फील्ड को एम्प्टी या खाली नहीं छोड़ सके। सिंपल सी बात है। आप लोगों ने देखा हो जब फॉर्म पे क्लिक करते हो और किसी चीज को खाली छोड़ देते हो, जहां पे रेड कलर का स्टार लगा होता है एस्टेरिस्क, तो वहां पे ऊपर लिखा आ जाता है दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। क्लियर। तो वो किस एट्रीब्यूट की वजह से आता है? वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की वजह से आता है। नेक्स्ट आता है चेक्ड। चेक्ड तब आता है जब आपने देखा होगा जैसे जेंडर है। क्लियर। जेंडर में 3 वैल्यूज आई, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर।
तो किसी भी एक वैल्यू पे बाय डिफॉल्ट जो साइन लगा हुआ था, बाय डिफॉल्ट टिक लगा हुआ आता है, वो चेक्ड की वजह से आता है कि हम एक बार मतलब हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारा बाय डिफॉल्ट आया। जब मैं पेज को लोड करूंगा, अपने फॉर्म को लोड करूंगा वेब पेज को, तो उस जेंडर वाले कॉलम में जिस भी चीज पर वो बाय डिफॉल्ट टिक लगाएगा, इसका मतलब उस जगह पर वो चेक्ड है, वो ऑलरेडी फिल्ड है। क्लियर? ये तो रहे 9 एट्रीब्यूट्स। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप एट्रीब्यूट की। सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज बता दूं। टेक्स्ट, पासवर्ड, बटन, चेकबॉक्स, रेडियो, डेट, कलर, ईमेल, ईमेल के बाद फाइल, सर्च, सबमिट, रीसेट। तो फिलहाल ये कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 3 12 वैल्यूज। इन वैल्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 12 वैल्यूज मैंने लिखी हैं जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं टाइप एट्रीब्यूट के लिए। तो जो पहली वैल्यू है टेक्स्ट, इसका मतलब जो फील्ड आएगा इनपुट फील्ड, उसमें केवल आप टेक्स्ट ही टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट में जैसे कि क्या क्या हो सकता है? लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास पासवर्ड। जब मैं टाइप की वैल्यू पासवर्ड दूंगा, मतलब वो पासवर्ड फील्ड के तरीके से यूज करेगा। आपने आप लोगों ने कभी पासवर्ड फील्ड को देखा है? पासवर्ड फील्ड में आप जब भी कोई पासवर्ड टाइप करते हो तो आपके सामने ब्लैक ब्लैक डॉट्स शो करता है, ठीक है, ताकि वो किसी को भी पता ना चले। उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये फील्ड एज अ पासवर्ड वर्क कर रहा है। उसी फील्ड को पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए हम लोग पासवर्ड वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी इनपुट बॉक्स को बटन बनाने के लिए हम लोग बटन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। बहुत से जगह पर ऐसा होता है कि टिक मार्क ऑप्शन होते हैं, फिर टिक लगाने की जगह होती है। तो टिक लगाने के लिए हम लोग चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। चेक मतलब टिक। रेडियो बटन मतलब जब हमें गोल गोल कलर के जो गोल गोल सर्कल के फॉर्म में जो बटन आते हैं उनको बोला जाता है रेडियो बटन्स। क्लियर? इनपुट फील्ड को डेट एंटर कराने के लिए डेट का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट फील्ड में कलर का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें कलर स्पेसिफाई करवाना होगा। ईमेल के लिए ईमेल, कोई फाइल के लिए फाइल वैल्यू, सर्च बॉक्स बनाने के लिए सर्च वैल्यू, सबमिट बटन और सबमिट बटन बनाने के लिए सबमिट वैल्यू, और रीसेट या क्लियर बटन बनाने के लिए रीसेट वैल्यू। इन सब का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत क्लियर एग्जांपल। तो एक काम करते हैं, धीमे धीमे करते चलते हैं। एक और मैं पेज ओपन कर लूं। ये है मेरे पास, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। HTML बॉडी फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन इज इक्वल्स टू, फिलहाल मैं कोई भी एक्शन नहीं देना चाहता हूँ, तो कोई भी एक्शन ना देने के लिए मैं हैश टाइप करूंगा। हैश का मतलब एक्शन बटन, जो एक्शन बटन में जो भी मैं वैल्यू लिखना चाहता हूँ वो प्रॉपर वर्क करेगी। बस कोई भी मैंने वेब एड्रेस नहीं दिया है, कोई भी URL नहीं दिया, कोई भी पेज का नाम नहीं दिया, इसका मतलब ये किसी भी जगह पर रिडायरेक्ट नहीं होगा। मेथड इक्वल्स टू गेट, ठीक है, मेथड इक्वल्स टू गेट हो गया। उसके बाद फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इससे पहले मैं लिखता हूं सेंटर में H3 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, H1
इनपुट फील्ड के सामने जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको हम लोग लेबल टैग में डिफाइन करेंगे। लेबल, नेम और लेबल क्लोज। क्लियर। उसके बाद मैं देता हूं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। दो चीज दी मैंने अभी, केवल इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। फिलहाल चेक करते हैं कि इसका जो वो होगा आउटपुट कैसा होगा। सेव करता हूं फॉर्म एग्जाम्पल .html। देखिए सेंटर टैग मैंने लिखा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो हो गया। फिर लिखाया नेम लेबल में और एक इनपुट बॉक्स। अब इनपुट बॉक्स कैसे मान लूं कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये इनपुट बॉक्स है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूं। जिस बॉक्स में मैं टाइप कर सकता हूं वो मेरा इनपुट बॉक्स। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं सोचना। क्लियर। अनिमेश गुप्ता, एंटर किया। एंटर करने के बाद इसका मतलब ही कहीं भी नहीं जा रहा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए ये क्या लिखा आ रहा है, ये एक हैश सिंबल शो हो रहा है। ये हैश सिंबल किस चीज का शो है, जो हम लोगों ने एक्शन में दिया था। एक्शन में हैश वैल्यू दी थी, ये वही हैश वैल्यू है। क्लियर। चलते हैं, चलिए। नेम हो गया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर नेम। एंटर नेम हो गया और मैं दे देता हूं उसकी मैक्स लेंथ इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूं केवल 15 कैरेक्टर्स। तो मैक्स लेंथ दी मैंने 15। क्लियर। अब इसके बाद क्या कर देता हूं मैं, और एक और चीज लिख दूंगा रिक्वायर्ड, ये बताने के लिए कि ये मेरा रिक्वायर्ड है, या फिर रिक्वायर्ड वाला मैं आपको बाद में शो कर दूंगा। फिलहाल इसको सेव करता हूं। ये देखिए एंटर नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्लेस होल्डर वैल्यू है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा इनपुट बॉक्स पे, ये जो एंटर नेम जो प्लेस होल्डर वैल्यू लिखी हुई है ये गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ये देखिए अभी तक चल रही है। ठीक है, मैंने जैसे ही इस पे क्लिक करा ये प्लेस होल्डर वैल्यू भी है, और जैसे ही मैं इस पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करूंगा ये गायब। ये तब तक प्लेस होल्डर वैल्यू रहती है जब तक कि यूजर को पता ना चल जाए कि हाँ इसमें एक्चुअल में लिखना क्या है। ठीक है, अगर यूजर कुछ टाइप करने वाला है, मतलब उसने पहली की प्रेस कर दी, इट मींस यूजर अब नोन हो गया, उसको नॉलेज मिल गई कि हाँ इस इनपुट बॉक्स में ये लिखना है। इतना पता चलते ही इनपुट बॉक्स में लिखी हुई प्लेस होल्डर वैल्यू वैनिश हो जाएगी प्रॉपरली। ठीक है, अनिमेश गुप्ता। अब मैं इसके आपको लेटर्स काउंट करके दिखाऊं तो देखिए लेटर्स कितने हुए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक स्पेस भी काउंट किया जाता है, 8 9 10 11 12 और 13 कैरेक्टर्स हो गए। हमारे पास लिमिट कितनी थी, 15 की, तो 2 कैरेक्टर्स और हम टाइप कर देते हैं, तो 14 और 15 कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद में जो कुछ भी टाइप करूंगा, देखिए काफी सारी की प्रेस कर रहा हूं, आप लोगों को साउंड आ रही होगी, बट कुछ भी टाइप नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इनपुट टाइप की वैल्यू देखी, टेक्स्ट कैसे होता है, प्लेस होल्डर में देख लिया, एंटर नेम कैसे वर्क करता है, मैक्सिमम लेंथ देख लिया हम लोगों ने। और अगर मैं रिक्वायर्ड लिख दूं, इसमें रिक्वायर्ड लिख के डायरेक्ट इसको एंटर करूं तो अभी तो फिलहाल चल नहीं रहा। ये देखिए एंटर करूंगा तो क्या लिखा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ऐसा क्यों लिखा आया है, ये जो मैसेज आया था अभी, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये मैसेज वेब ब्राउजर की तरफ से आया है। क्यों, मैंने फॉर्म में बताया कि ये फील्ड मेरा रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको भरना कंपलसरी है, इसको यूजर एम्प्टी या ब्लैंक नहीं लेफ्ट कर सकता। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो
तो इधर से रिक्वायर्ड वाला हटा देता हूँ अभी फिलहाल मैं। नेक्स्ट हमारा है लेबल, बीच में एक BR लगा देता हूँ, 2 BR इसलिए लगाया था लाइन ब्रेक, क्योंकि अगर मैं लाइन ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो सारे लेबल, सारी इनपुट फील्ड एक ही लाइन में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये लेबल इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, इतना लिख के मैं सेव कर रहा हूँ उसको और फाइल को यहाँ पे करता हूँ रीलोड। रीलोड करने में देखिए एक हमारे पास बॉक्स होकर आया पासवर्ड के लिए। इस पे अब मैं जो कुछ भी टाइप करूंगा वो ब्लैक डॉट्स के फॉर्म में शो होगा, देखिए जो कुछ भी। क्लियर? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने इस इनपुट बॉक्स को पासवर्ड बनाया है। ठीक है, इस इनपुट बॉक्स की जो वैल्यू दी है, ये इनपुट फील्ड की वैल्यू पासवर्ड है। अब ये बॉक्स पासवर्ड के तरीके से वर्क करेगा। अब आता है रेडियो। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। अब रेडियो में मुझे जेंडर लिखा है तो मुझे वैल्यूज देनी पड़ेंगी अलग अलग। मेल, क्लियर? 3 वैल्यू शो करी मैंने, किस चीज के लिए? एक मेल की, एक फीमेल की और एक ट्रांसजेंडर की। क्लियर? अब मुझे इनमें से मैं चाहता हूं कि मेल मेरा चेक्ड रहे, मतलब कि इस पर, या फिर मैं भी बताता हूं, देखिए जेंडर, ये रेडियो बटन शो होगा सर्कल के फॉर्म में। मैं इस पे से इसको क्लिक कर सकता हूं, इसको कर सकता हूं, इसको कर सकता हूं। क्लियर? अब ये तीनों पे क्लिक हो रहे हैं। अब इन तीनों को हटाने के लिए फिर बता रहा हूं, ये देखिए रिलोड करा, 1 2 3, तीनों पे मैं क्लिक कर सकता हूं। अब इन्हीं तीनों को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर थोड़ा सा अपने इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। चेंज कैसे? मैंने आप लोगों को बताया था नेम एट्रीब्यूट के बारे में। तो नेम इज इक्वल्स टू जेंडर, बस इसी चीज का मैं तीनों में लिखूंगा। क्यों? ताकि ये जो वैल्यू काउंट की जाए ये मेरी एक ही फील्ड की, एक ही कॉलम में काउंट की जाए डेटाबेस के लिए। इतना लिखने के बाद देखिए मैं सेव कर देता हूं और चलते हैं यहाँ। रीलोड, मेल, क्लिक हो गया, दूसरे पे क्लिक करते हैं, देखिए पहले से हट गया, दूसरे पे क्लिक हो गया। क्लियर? अब एक बार में एक पर ही क्लिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों इनपुट बॉक्सेस की जो वैल्यू है, जो इन तीनों इनपुट बॉक्सेस, ये तीनों इनपुट बॉक्सेस अलग अलग थे पहले, इन तीनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया। इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया कि अगर एक वर्क कर रहा है तो बाकी 2 शांत रहेंगे, दूसरा वर्क कर रहा है तो पहला और तीसरा शांत रहेगा, इस तरीके से। ऐसा कैसे किया? इन तीनों की वैल्यूज जो मैंने लिखी नेम की, वो जेंडर कर दी। सिंपल सा फंडा है। अब मैं चाहता हूं, जैसे ये है मेरा पेज, अभी इसमें किसी पे भी जो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर लिखा रहा है, इस पे किसी पे भी चेक्ड नहीं है, मतलब कोई भी पहले से फिल्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसके बाद लिख दूं चेक्ड और उसको सेव करके रिलोड करूं तो देखिए ये ऑलरेडी चेक्ड आया, मतलब इस पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ आया है। मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूं किसी पर भी। ठीक है, कोई इशू नहीं है बड़ा। ये तो रहा जेंडर एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, या फिर मैं कहूं डेट ऑफ बर्थ। टाइप कैसा होगा? डेट ऑफ बर्थ है, डेट टाइप होनी है, सीधी सी बात है, डेट लिख दिया। उसके बाद और थोड़ा सा लिख देता हूँ,
फेवरेट कलर, कलर हो गया। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए टाइप की वैल्यू देता हूँ नंबर, नंबर के बाद अब बचा मेरा फाइल। फाइल से पहले मैं एक काम करता हूँ, हाँ फाइल टाइप देता हूँ यहाँ पर फाइल, ईमेल। अभी सब थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि ये क्या लिखे जा रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी सब समझ में आएगा। सर्च बॉक्स, सर्च, और लास्ट में बचता है हमारा चेक बॉक्स, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। फिलहाल इसको सेव करता हूँ। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है इसमें, शुरू से बताता हूँ। जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइप दी मैंने डेट, क्लियर, ये डेट तरीके की फील्ड बताएगा। फिर आया कलर, अब कलर भी शो हो जाएगा इसमें। नंबर, कि नंबर कैसे टाइप करने हैं, केवल फाइल, ईमेल और सर्च बॉक्स। ये इन सबको मैं करता हूँ सेव और चलते हैं अपने फॉर्म पर। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ केवल डेट टाइप की जा सकती है, आप इसके अलावा कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं, नथिंग। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे ABCD टाइप कर दूँ या कोई लेटर या कोई कैरेक्टर टाइप कर दूँ तो नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल और केवल डेट टाइप होगी। उसी के साथ यहाँ पे एक छोटा कैलेंडर आता है, इस कैलेंडर से आप अपनी डेट एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर। ये रहा फॉर्म टैग का डेट वैल्यू। फेवरेट कलर, इस कलर पैलेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए बहुत सारे कलर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जब ये कलर ओपन हो जाएंगे तो मैं एक किसी भी आके कलर पे आके ये देखिए अपना कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि मेरा कलर हो गया फेवरेट कलर। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर में आप जब देखेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे ऊपर नीचे करने के। ऊपर जब आप अप करेंगे तो आपका नंबर इंक्रीज होगा, डाउन करेंगे तो ये नंबर डिक्रीज होगा, ये देखिए, क्लियर। इसमें अगर आप चाहें कि कोई एक लेटर ABCD या A to Z कुछ भी टाइप करना चाहें नहीं कर सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर चाहें टाइप नहीं कर सकते, केवल और केवल आप एक नंबर टाइप कर सकते हैं बस। अब इस नंबर को लिमिटेड बनाना, मतलब मैं कॉन्टैक्ट में केवल 10 डिजिट का नंबर ही प्लेस कराना चाहता हूं, तो वहां पे मैं लिख दूंगा मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 10, सिंपल। फाइल टाइप की वैल्यू जो फाइल होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो वहां पर आप लोगों से अपनी इमेज मांगी जाती है कि अपलोड करें एक पिक्चर को, तो वो यही इस तरीके तो ना, चूज फाइल करके या फिर ब्राउज। तो इस चूज फाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए एक बॉक्स ऊपर आ जाएगा, इसमें अब मैं जहां चाहूं वहां से अपनी फाइल सर्च करके अपलोड कर सकता हूं। जैसे मैंने ये कर दी ओपन, ये देखिए 13.png अपलोड हो गई, क्लियर। ईमेल अब ईमेल का अपना अलग फंडा है। ईमेल में मेरे पास दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो @ और एक @ के बाद लास्ट का .com मतलब डोमेन। अगर मैं केवल अनिमेश लिख दूं और एंटर करना चाहूं तो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है। उस एरर को रिमूव करने के लिए मुझे @ देखिए मैं जूम करता हूं, जूम करके अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यू है, ये फील्ड है ईमेल का, देखिए मैंने लिखा अनिमेश, इतना लिख के मैं छोड़ देता हूं। जब इस पे लेके जाऊंगा तो क्या लिखा आ रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल। मैंने @ लिखा, @ लिखने के बाद देखिए क्या लिखा आएगा, प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग @ मतलब एक ऐसा पार्ट लिखो जो @ को फॉलो कर रहा हो। अनिमेश @ इज इनकम्प्लीट। क्यों ये सब क्यों दे रहा है मेरे पास इंफॉर्मेशन, ये नोटिफिकेशन क्यों है, क्योंकि ईमेल लिखा है, टाइप की वैल्यू क्या है ईमेल, और ब्राउजर अच्छे से जानता है कि ईमेल ऐसी नहीं होती। चलिए मैंने लिख दिया XYZ, ठीक है। अब इस XYZ पे भी वो आएगा, अभी
अब देखिए ये क्या हुआ, ओ माय गॉड, बैटरी इज रनिंग लो। करते हैं बैटरी का भी सिस्टम का। animesh@xyz और लास्ट में .com। यहाँ पर आके मेरी एक ईमेल कंप्लीट होती है, इतना सबको पता है, ठीक है। और इसके बाद हाँ, इसके बाद आता है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स कैसा होता है ये, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करके अपना सर्च कर सकते हैं, चाहे विद इन वेबसाइट, आउटसाइड द वेबसाइट, गूगल पर, फेसबुक पर, याहू पर, सर्च इंजन, किसी भी सर्च इंजन पर। उसकी परमिशन कौन देगा? एक डेवलपर। मैं जिस जगह पर सर्च करवाना चाहता हूँ मैं केवल उसी की परमिशन दूंगा सर्च बॉक्स में, ठीक है। ये तो रहे काफी सारी वैल्यूज। इसके बाद और कुछ वैल्यू हैं जैसे अगर मैं बोलूं क्वालिफिकेशन और इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स 10th, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसा हम लोगों ने जेंडर में किया था, नेम की वैल्यू सब में सेम आएगी, ऐसे ही यहाँ करना है। नेम इक्वल्स टू क्वाल। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम मल्टीपल इनपुट बॉक्सेस क्रिएट करते हैं किसी एक लेबल के लिए या किसी एक चीज के लिए, तो वहां पर हमें इन सभी मल्टीपल बॉक्सेस को एक जैसा बनाना पड़ता है। फाइल को कर दिया मैंने सेव, रिलोड। देखिए रिलोड करने के बाद क्या आया मेरे पास, क्वालिफिकेशन में 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब देखिए चेक बॉक्स क्या होता है। रेडियो पर हमने देखा था गोल गोल इस तरीके का होता है रेडियो, ये देखिए। और चेक बॉक्स कैसा होता है, टिक लगा गया, ये देखिए। चेक बॉक्स में आप एक से ज्यादा मल्टीपल टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल एक ही टिक अप्लाई हो तो उसके लिए भी आप कोडिंग HTML में चेंज कर सकते हैं। इजी है, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद जो बचता है लास्ट, वो हैं 2 बटन्स। तो उनके लिए लेबल की तो जरूरत है नहीं, खैर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, एक तो बनाता हूं मैं सबमिट, ठीक है, और दूसरा बनाता हूं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट। सेव, सबमिट बटन, रीसेट बटन। रीसेट बटन पे क्लिक करते ही सब कुछ रीसेट, सबमिट बटन पे क्लिक, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही सब कुछ, जो कुछ भी आपने लिखा है वो सब सबमिट होकर आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इनपुट बॉक्स यहीं पर रखते हैं। इनपुट बॉक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट की काफी सारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगर और इनके अलावा कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो रह गई हैं मुझसे, तो आप उन्हें बता सकते हैं मुझे कि सर इन वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं उन वैल्यूज के बारे में भी डिस्कस कर लूंगा, या फिर इनपुट टैग में कुछ रह गया हो तो उसके बारे में भी आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ चैनल पर सब्सक्राइबर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काउंट लो है अभी भी, लाइक्स तो आते ही नहीं हैं। और जहां तक मुझे पता है सब्सक्राइबर तब बढ़ेंगे जब तक आप लोग उसको शेयर करेंगे, और शेयर करने का काम बिल्कुल नहीं करते। आप तो मुझसे भी ज्यादा आलसी निकले कि शेयर तो हम करेंगे नहीं, कोई कितना भी कह ले। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर करिए, आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो पाए, और उन लोगों के साथ साथ आपके साथ साथ मेरा भी कुछ भला हो पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू स्टूडेंट्स।